नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग जेपीएससी जेट 2026 के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राजनीति विज्ञान यूनिट 1 से, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। आप सभी को पता होगा कि जेपीएससी के द्वारा जो इसका एग्जाम डेट है ऑफिशियली 29 मार्च को लिया जाएगी, जो कि पहले से डिसाइडेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि हमारे ऐप झार शिक्षा में आपका जो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए 2499 का एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसका अभी जो ऑफर प्राइस में आपको ये 999 पे ही मिल जाएगा। ये रिपब्लिक डे ऑफर है जिसपे 60% का डिस्काउंट है। कितना? तो ये 60% का डिस्काउंट है। तो जाइए आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को अवेल कर लीजिए। इसके बाद ऑफर जो हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, फिर इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, फिर इसका प्राइस में डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो जिसको लेना हो वो झार शिक्षा का ऐप डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो पूरे इसमें 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इसका पीडीएफ जो होगा हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, प्लस साथ में 1500 मतलब 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। साथ में आपको इसका 10 मॉक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। कितना? तो 10 मॉक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, जो कि आप अपने परीक्षा की तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक अवधारणाएं के महत्वपूर्ण कंसेप्ट से। सबसे पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। यह कथन स्वतंत्रता के किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो क्या है? प्रतिबंधों का अभाव है। तो यह स्वतंत्रता के किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो यह नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और इसके समर्थक जो है कौन है? तो जेएस मिल और हॉब्स है। कौन? तो जेएस मिल और हॉब्स है। अगला प्रश्न है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर किया गया है? तो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है ये ईसा बर्लिन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो ईसा बर्लिन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है जेएस मिल ने अपने हानि सिद्धांत दैट मीन्स हार्म प्रिंसिपल में कार्यों को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कार्यों को स्व विषयक यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग और पर विषयक यानी कि अदर रिगार्डिंग कार्य में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है कानून का मौन ही स्वतंत्रता है। कानून का मौन ही स्वतंत्रता है। दैट मीन्स लिबर्टी इज द साइलेंस ऑफ द लॉ। यह विचार किसका है? यह विचार जो है यह थॉमस हॉब्स का है। किसका? तो थॉमस हॉब्स का है। अगला प्रश्न है रोनाल्ड डवर्किन ने समानता के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो रोनाल्ड डवर्किन ने समानता के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो संसाधनों की समानता दैट मीन्स इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस का। किसका? तो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस का। अगला प्रश्न है समानता ही अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। समानता की अभिलाषा के कारण ही स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह प्रसिद्ध कथन जो है ये किसका है? यह लॉर्ड एक्टन का है। किसका है? तो लॉर्ड एक्टन का है। अगला प्रश्न है जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय के किन दो सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? तो न्याय के किन दो सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और भेद का सिद्धांत। किसको? तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और भेद सिद्धांत का, यानी कि डिफरेंस प्रिंसिपल। अगला प्रश्न है रॉल्स के अज्ञानता के आवरण यानी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का मुख्य उद्देश्य जो है वह निष्पक्ष न्याय की स्थापना करना। क्या करना? तो निष्पक्ष न्याय की स्थापना करना, जहां व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति से
अनजान हो। अगला प्रश्न है, न्याय की अधिकारिता का सिद्धांत यानी इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रतिपादन किसने किया? तो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रतिपादन रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, माइकल वाल्जर के न्याय के किस सिद्धांत माइकल वाल्जर ने न्याय के किस स्वरूप का समर्थन अपनी पुस्तक स्फेयर्स ऑफ जस्टिस में किया? किसमें? तो स्फेयर्स ऑफ जस्टिस में किया। तो बहुलवादी न्याय का। किसका? तो बहुलवादी न्याय का समर्थन जो है अपनी पुस्तक स्फेयर्स ऑफ जस्टिस में किसने किया? तो माइकल वाल्जर ने किया। अगला प्रश्न है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा हेराल्ड लास्की के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? तो हेराल्ड लास्की के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का जनक किसे माना जाता है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक जो है यह जॉन लॉक को माना जाता है। किसको? तो जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों की 3 पीढ़ियों 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स का वर्गीकरण जो है ये कारेल वासाक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो कारेल वासाक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन सीले का है। किसका है? तो जॉन सीले का है। कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत यानी प्लूरिस्ट थ्योरी का मुख्य तर्क क्या है? तो इसका तर्क है शक्ति समाज के किसी एक वर्ग में नहीं बल्कि विभिन्न समूहों में विभाजित होती है। किसमें? तो शक्ति जो है वो समाज के किसी एक वर्ग में नहीं बल्कि विभिन्न समूहों में विभाजित होती है। ये किसका कहना है? तो ये रॉबर्ट डहल का कहना है कि जो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, पॉलीआर्की की अवधारणा किसने दी और इसका क्या अर्थ है? तो पॉलीआर्की की अवधारणा जो है ये रॉबर्ट डहल के द्वारा दी गई और इसका अर्थ है बहुतों का शासन, जो आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र को दर्शाता है। किसको? तो आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जोसेफ शुम्पीटर ने लोकतंत्र के किस मॉडल का समर्थन अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में किया है? तो किस मॉडल का समर्थन किया है? तो विशिष्ट वर्गीय या अभिजनवादी सिद्धांत का, दैट इज इलिस्ट थ्योरी का समर्थन किया है। किसने? तो जोसेफ शुम्पीटर ने किया है। अगला प्रश्न है, सहभागी लोकतंत्र दैट मीन्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का प्रमुख समर्थन कौन है जिन्होंने प्रिंस पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखी है? यानी कि सहभागी लोकतंत्र दैट मीन्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का प्रमुख समर्थक कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी थ्योरी लिखी है? तो यह है कैरोल पोटमैन है। कि कौन है? तो कैरोल पोटमैन है। अगला प्रश्न है, शक्ति को शून्य योग खेल यानी कि जीरो सम गेम के रूप में कौन से विचारक देखते हैं? तो जीरो सम गेम के रूप में कौन से विचारक देखते हैं? तो उदारवादी विचारक देखते हैं, जैसे मैक्स वेबर और लासवेल। अगला प्रश्न है, पावर अ रेडिकल व्यू पुस्तक में स्टीवन ल्यूकस ने शक्ति के कितने आयाम बताए हैं? तो शक्ति के 3 आयाम बताए। कितने? तो 3 आयाम बताए हैं, यानी कि 3 फेसेस ऑफ पावर। अगला प्रश्न है, मिशेल फुको के अनुसार शक्ति का स्वरूप क्या है? तो मिशेल फुको के अनुसार शक्ति का स्वरूप क्या है? तो शक्ति केवल दमनकारी नहीं बल्कि उत्पादक है और यह ज्ञान दैट इज नॉलेज से जुड़ी है। दैट इज पावर और नॉलेज से जो है वो शक्ति जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सत्ता दैट इज अथॉरिटी के किन 3 प्रकारों का वर्णन किया है? तो पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तर्क संगतता। किसकी? तो पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तर्क संगतता सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, टी.एच. मार्शल ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड
सोशल क्लास में नागरिकता के किन 3 तत्वों की चर्चा की है? तो टी.एच. मार्शल ने नागरिकता के किन 3 तत्वों की चर्चा की है? तो नागरिक दैट इज सिविल, राजनीतिक दैट इज पॉलिटिकल और सामाजिक दैट इज सोशल अधिकार की चर्चा की है। अगला प्रश्न है बहुसांस्कृतिक नागरिकता दैट इज मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो यह है विल किमलिका है। कौन है? तो विल किमलिका जो है ये बहुसांस्कृतिक नागरिकता की अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक नागरिकता दैट इज ग्लोबल सिटीजनशिप का विचार किस प्राचीन विचारधारा से जुड़ा है? तो किस प्राचीन विचारधारा से जुड़ा है? यह स्टोइकवाद से और आधुनिक समय में विश्व बंधुत्व से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। स्वतंत्रता जो है यह अति शासन का विलोम है। यह कथन किसका है? यह जॉन सीले का है। किसका है? तो जॉन सीले का है। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन ने समानता के विमर्श में क्षमता उपागम दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच का प्रयोग किसके विकल्प के रूप में किया है? यह उपयोगितावाद और संसाधन समानता के विकल्प के रूप में किया है। अगला प्रश्न है न्याय मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है, यह विचार किस परंपरा से संबंधित है? तो यह जो है यह समाजवादी परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है अधिकार मनुष्य की आंतरिक प्रकृति का बाह्य रूप है, यह कथन किस भारतीय विचारक का है? तो यह किसका है? तो यह टी.एच. ग्रीन का है। किसका? तो टी.एच. ग्रीन का है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के विमर्शकारी मॉडल यानी कि डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी के प्रमुख समर्थक कौन है? तो जुर्गन हैबरमास है। कौन है? तो जुर्गन हैबरमास जो है यह लोकतंत्र के विमर्शकारी मॉडल के प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी कि अल्पतंत्र का लौह नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट मिशेल ने दिया। किसने? तो रॉबर्ट मिशेल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है हन्ना आरेंट ने शक्ति और हिंसा के बीच क्या अंतर बताया है? तो शक्ति और हिंसा के बीच क्या अंतर बताया है कि शक्ति लोगों के समूह के साथ कार्य करने की क्षमता है, जबकि हिंसा का प्रयोग तब होता है जब शक्ति खो जाती है। अगला प्रश्न है नागरिकता एक ऐसी स्थिति है जो पूर्ण सदस्यता का बोध कराती है, यह विचार किसका है? यह विचार टी.एच. मार्शल का है। किसका है? तो यह विचार टी.एच. मार्शल का है। अगला प्रश्न है सी.बी. मैकफरसन ने पश्चिमी लोकतंत्र को किस रूप में आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है? तो किस रूप में आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है? तो स्वतत्वमूलक व्यक्तिवादी के रूप में। किसमें? तो स्वतत्वमूलक व्यक्तिवादी के रूप में दैट इज पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। किसमें? तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के रूप में देखा है। किसने? तो सी.बी. मैकफरसन ने। अगला प्रश्न है हु गवर्न्स 1961 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जो बहुलवाद का आधार है? तो हु गवर्न्स पुस्तक जो है ये रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट डहल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को उसका उचित भाग देना, यह प्लेटो के अलावा किस रोमन विचारक का मत था? तो किसका मत था? यह सिसरो और जस्टिनियन का मत था। किसका? तो सिसरो और जस्टिनियन का मत था। अगला प्रश्न है जॉन रॉल्स ने न्याय को क्या संज्ञा दी है? तो न्याय को सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण यानी कि फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा है। क्या कहा है? तो फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन कहा है। अगला प्रश्न है मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन दैट इज मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन जैक रूसो का है। किसका है? तो जीन जैक रूसो का है। अगला प्रश्न है बेंथम का उपयोगितावाद किस सूत्र पर आधारित है जो बहुमत के शासन का समर्थन करता है? तो बेंथम का उपयोगितावाद जो है ये किस सूत्र पर आधारित है? यह अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख दैट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर पर आधारित है। अगला प्रश्न है
नारीवादी परिप्रेक्ष्य से नागरिकता के निजी सार्वजनिक विभाजन दैट इज पब्लिक प्राइवेट डिवाइड की आलोचना किसने की है? तो यह कैरोल पेटमैन और सुसान मोलर ओकिन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? तो कैरोल पेटमैन और सुसान मोलर ओकिन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्सी ने शक्ति के किस सांस्कृतिक पहलू पर जोर दिया है? तो यह आधिपत्य या हेजिमोनी दैट इज सहमति द्वारा शासन पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है, एंड ऑफ हिस्ट्री दैट इज इतिहास का अंत का सिद्धांत किसने दिया और यह किस विचारधारा की विजय को दर्शाता है? यह जो विचार है धारा ये फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दिया गया और यह उदारवादी लोकतंत्र की विजय को दर्शाता है। किसको? तो उदारवादी लोकतंत्र की विजय को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, समुदायवादी दैट इज कम्युनिटेरियन विचारक सैंडल और वाल्जर ने रॉल्स के किस विचार की आलोचना की है? तो रॉल्स के भारमुक्त स्व दैट इज अनइंचम्बर्ड सेल्फ या व्यक्तिवाद की आलोचना की है। किसका? तो भारमुक्त स्व या व्यक्तिवाद की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक में हैना आरेंट ने कार्य दैट इज एक्शन को किस क्षेत्र से जोड़ा है? तो एक्शन को सार्वजनिक क्षेत्र दैट इज रिपब्लिक रिल्म्स और राजनीति से जोड़ा है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं का स्वामी होना, यह व्याख्या किसकी है? तो यह व्याख्या जो है वो ईसा बर्लिन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किस विचारधारा का प्रमुख ग्रंथ है? तो किस विचारधारा का प्रमुख ग्रंथ है? यह है स्वेच्छा तंत्रवाद का। किसका? तो स्वेच्छा तंत्रवाद दैट इज लिबर्टेरियनिज्म का है। किसका? तो लिबर्टेरियनिज्म का है। अगला प्रश्न है, समानता प्राकृतिक नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक निर्माण है, यह तर्क किसका है? यह तर्क है रूसो का। किसका है? तो रूसो का। यह तर्क जो दिया है डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का मूल किस विचारक के दर्शन में है? तो इमैनुअल कांट के दर्शन में। किसके? तो इमैनुअल कांट के दर्शन में दैट इज परपेचुअल पीस के संदर्भ में यह बात कही गई है। अगला प्रश्न है, नागरिक गणतंत्रवाद दैट इज सिविक रिपब्लिकनिज्म पर जोर देता है। यह किस पर जोर देता है? यह नागरिक सद्गुण और सार्वजनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। किस पर? तो नागरिक सद्गुण और सार्वजनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, अधिकार ट्रम्प के रूप में कार्य करते हैं, यह कथन किसका है? तो अधिकार जो है ये ट्रम्प्स के रूप में कार्य करते हैं, यह कथन जो है किसका है? तो रोनाल्ड डवर्किन का है। किसका है? तो रोनाल्ड डवर्किन का है। दैट इज अधिकारों को सामूहिक लक्ष्यों पर प्राथमिकता के संदर्भ में ये बात कही गई है। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक परंपराएं दैट इज पॉलिटिकल ट्रेडिशनल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पहला प्रश्न है, शास्त्रीय उदारवाद दैट इज क्लासिकल लिबरलिज्म राज्य को किस रूप में देखता है? तो शास्त्रीय उदारवाद जो है यह राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है दैट इज अ नेसेसरी एविल या प्रहरी राज्य यानी नाइट वॉचमैन स्टेट के रूप में देखता है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का विचार किस उदारवादी चरण का परिणाम है? तो यह सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद का परिणाम है। किसका? तो सकारात्मक और आधुनिक उदारवाद का परिणाम है। अगला प्रश्न है, अनुदारवाद यानी कि कंजर्वेटिज्म के पिता के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की? तो एडमंड बर्क को अनुदारवाद दैट इज कंजर्वेटिज्म के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने राजनीति में किस प्रकार के ज्ञान की आलोचना की है? तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने किस प्रकार के ज्ञान की आलोचना की है? यह तर्कवादी दैट इज रैशनलिज्म या तकनीकी ज्ञान की। वे परंपरा और व्यवहारिक ज्ञान के समर्थक थे। किसके? तो वे परंपरा और व्यवहारिक ज्ञान के समर्थक थे। कौन? तो माइकल ऑक्सफोर्ड।
अगला प्रश्न है फेबियन समाजवाद, फेबियन सोशलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांति के बजाय क्रमिक और लोकतांत्रिक सुधारों के माध्यम से समाजवाद लाना। क्या था? तो क्रांति के बजाय क्रमिक और लोकतांत्रिक सुधारों के माध्यम से समाजवाद लाना। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को किस आधार पर बदल दिया? तो कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को किस आधार पर बदल दिया? तो मार्क्स ने इसे भौतिकवादी आधार दिया, दैट इज द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जबकि हीगल का आधार विचार, दैट इज आइडिया था। अगला प्रश्न है लेनिन की पुस्तक, लेनिन ने अपनी पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में साम्राज्यवाद को क्या बताया? तो हाईएस्ट, दैट इज इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या बताया? तो मरणासन पूंजीवाद। क्या बताया? तो मरणासन पूंजीवाद यानी कि मोरिबंड कैपिटलिज्म बताया। अगला प्रश्न है माओ त्से तुंग का न्यू डेमोक्रेसी का सिद्धांत किन वर्गों के गठबंधन की बात करता है? तो माओ त्से तुंग का न्यू डेमोक्रेसी का सिद्धांत जो है वो किन संगठनों या किन गठबंधनों की बात करता है? तो वह बात करता है सर्वहारा, किसान और राष्ट्रीय पूंजीपति, दैट इज 4 वर्गों का ब्लॉक। अगला प्रश्न है द सेकेंड सेक्स 1949 पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्होंने कहा स्त्री पैदा नहीं होती बना दी जाती है? तो किसका कहना है? तो सिमोन दे बोवार का कहना है। किसका? तो सिमोन दे बोवार का कहना है। अगला प्रश्न है कट्टरपंथी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण किसे मानता है? तो महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण पितृसत्ता, दैट इज पैट्रियार्की को मानता है। किसको? तो पैट्रियार्की को मानता है। अगला प्रश्न है व्यक्ति ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल नारा किस नारीवादी लहर की देन है? तो किस नारीवादी लहर की देन है? तो दूसरी लहर यानी कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की देन है। क्या? तो व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकीवाद, दैट इज इकोलॉजिज्म में गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले किसने किया? तो अर्ने नेस ने किया। किसने? तो अर्ने नेस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है जो पर्यावरण और अर्थशास्त्र को जोड़ता है? तो इस पुस्तक के लेखक जो कौन है? तो E.F. शुमाकर है। कौन है? तो E.F. शुमाकर है। अगला प्रश्न है मरे बुकचिन किस प्रकार की पारिस्थितिक विचारधारा के लिए प्रसिद्ध है? तो मरे बुकचिन जो है वो किस प्रकार की पारिस्थितिक विचारधारा के लिए प्रसिद्ध है? तो सामाजिक पारिस्थितिकी के लिए। किसके लिए? तो सामाजिक पारिस्थितिकी के लिए। अगला प्रश्न है बहुसंस्कृतिवाद में मान्यता की राजनीति का सिद्धांत किसने दिया? तो मान्यता की राजनीति का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स टेलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो चार्ल्स टेलर के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है भिखु पारेख ने बहुसंस्कृतिवाद के किस मॉडल का समर्थन किया है? तो भिखु पारेख ने बहुसंस्कृतिवाद के किस मॉडल का समर्थन किया है? तो संवाद मूलक बहुसंस्कृतिवाद का। किसका? तो संवाद मूलक बहुसंस्कृतिवाद का, दैट इज डायलॉजिकल मल्टीकल्चरिज्म का। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकवाद यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म में महान वृत्तांतों का अंत यानी इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स का विचार किसने दिया? तो महान वृत्तांतों का अंत का विचार जो है किसके द्वारा दिया गया? तो जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है जैकस दरिदा की किस उत्तर आधुनिक पद्धति के लिए जाने जाते हैं? तो जैकस दरिदा जो है वो किस उत्तर आधुनिक पद्धति के लिए जाने जाते हैं? तो विखंडन, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए? तो डीकंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है नव उदारवाद न्यू लिबरलिज्म मुख्य रूप से किन नीतियों का समर्थन करता
है। तो नव उदारवाद जो है वो मुख्य रूप से किन नीतियों का समर्थन करता है? तो मुक्त बाजार, निजीकरण, विनियमन में कमी और न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, गिल्ड सोशलिज्म श्रेणी समाजवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? तो यह जीडीएच कॉल था। कौन था? तो जीडीएच कॉल जो था वो गिल्ड सोशलिज्म का प्रमुख प्रवर्तक था। अगला प्रश्न है, एडमंड बर्क ने समाज को किस रूप में वर्णित किया है? तो एडमंड बर्क ने समाज को किस रूप में वर्णित किया है? तो जीवित और मृतकों के बीच एक साझेदारी, दैट इज पार्टनरशिप बिटवीन लिविंग डेड एंड दोज टू बी बोर्न। अगला प्रश्न है, मूल स्थिति का विचार किस उदारवादी विचारक के सिद्धांत का केंद्र है? तो मूल स्थिति का विचार जो है वो किस उदारवादी विचारक के सिद्धांत का केंद्र है? यह जॉन रॉल्स का है। किसका है? तो जॉन रॉल्स का है। अगला प्रश्न है, वन डायमेंशनल मैन पुस्तक के लेखक कौन है जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैं? तो वन डायमेंशनल मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज है। कौन है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज है। अगला प्रश्न है, सुसान मोलर ओकिन ने अपनी पुस्तक जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली में किसकी आलोचना की है? तो जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली में किसकी आलोचना की है? तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत की। किसकी? तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने परिवार के भीतर न्याय की उपेक्षा की थी। अगला प्रश्न है, गाइया परिकल्पना जो पृथ्वी को एक जीवित इकाई मानती है किसके द्वारा दी गई है? तो गाइया हाइपोथेसिस जो है ये किसके द्वारा दी गई है? यह जेम्स लवलॉक के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? तो जेम्स लवलॉक के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, ओरिएंटलिज्म प्राच्यवाद पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने पश्चिमी ज्ञान और शक्ति के संबंधों को उजागर किया? यह है एडवर्ड सईद है। कौन है? तो एडवर्ड सईद है। अगला प्रश्न है, विल किमलिका ने अल्पसंख्यक अधिकारों को किन 3 श्रेणियों में बांटा है? तो विल किमलिका ने अल्पसंख्यक अधिकारों को किन 3 श्रेणियों में बांटा है? तो स्वशासन अधिकार, बहुजातीय अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार के श्रेणियों में बांटा है। किसमें किसमें? तो स्वशासन अधिकार, बहुजातीय अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार की श्रेणी में बांटा है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एलिनेशन का वर्णन मुख्य रूप से किस पांडुलिपि में मिलता है? तो अलगाव के सिद्धांत का वर्णन जो है ये किस में मिलता है? तो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक पांडुलिपियों 1844 में मिलता है। किसमें? तो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में ये मिलता है। क्या? तो थ्योरी ऑफ एलिनेशन। अगला प्रश्न है, जेंडर ट्रबल पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत दिया? यानी जेंडर ट्रबल पुस्तक की लेखिका जो है वो कौन है? जो जूडिथ बटलर है। कौन है? तो जूडिथ बटलर है, जिसमें उन्होंने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, नव मार्क्सवादी विचारक लुई अल्थुसर ने राज्य के किन 2 उपकरणों की बात की है? तो राज्य के किन 2 उपकरणों की बात की है? तो एक दमनकारी राज्य उपकरण और वैचारिक राज्य उपकरण की बात की है। अगला प्रश्न है, न्याय का नारीवादी नैतिकता एथिक्स ऑफ केयर का सिद्धांत कैरोल गिलिगन ने किस मनोवैज्ञानिक के विरोध में दिया? तो कैरोल गिलिगन ने किस मनोवैज्ञानिक के विरोध में न्याय का नारीवादी नैतिकता का सिद्धांत दिया? तो लॉरेंस कोहलवर्ग के किसके? तो लॉरेंस कोहलवर्ग के विरोध में दिया। अगला प्रश्न है, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट संपत्ति चोरी है, यह अराजकतावादी या समाजवादी कथन किसका है? यह कथन है पियरे जोसेफ प्रूधो का है। किसका है? तो पियरे जोसेफ प्रूधो का है। अगला प्रश्न है, थॉमस हिलग्रीन ने उदारवाद में क्या संशोधन किया? तो थॉमस हिलग्रीन ने उदारवाद में क्या संशोधन किया है? तो उन्होंने राज्य को नैतिक उत्थान का साधन माना, दैट इज आदर्शवादी उदारवाद का संशोधन
किया है। क्या माना? तो आदर्शवादी उदारवाद। एंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट इज विचारधारा का अंत का सिद्धांत 1960 के दशक में किसने दिया? यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह डैनियल बेल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो डैनियल बेल के द्वारा दिया गया। क्या चीज? तो विचारधारा का अंत। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक हेयक ने सामाजिक न्याय को क्या कहा? तो फ्रेडरिक हेयक ने सामाजिक न्याय को क्या कहा? तो एक मृग तृष्णा कहा, दैट इज अ मिराज कहा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी नारीवाद इको फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इको फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंकोइस डी यूबोन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो फ्रेंकोइस डी यूबोन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हॉपकिंस और वालरस्टीन द्वारा प्रतिपादित विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में देश को किन श्रेणियों में बांटा गया है? तो कोर दैट इज, फिर उसके बाद अर्ध परिधि दैट इज सेमी पेरिफेरी, और पेरिफेरी दैट इज परिधि के रूप में बांटा गया है। किसमें? तो कोर में, फिर सेमी पेरिफेरी में, उसके बाद पेरिफेरी में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद के बीच अंतर करने वाले विचारक कौन है? ये कौन है? तो भिखु पारिक है। किसमें? तो उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद के बीच अंतर करने वाले विचारक। अगला प्रश्न है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दैट इज सभ्यताओं का संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? तो सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, सर्वहारा की तानाशाही डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट का विचार मार्क्सवाद में संक्रमणकालीन अवस्था के रूप में किसने विकसित किया? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह लेनिन के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम पूरा नाम क्या है? तो वीआई लेनिन। अगला प्रश्न है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पुस्तक के लेखक कौन है जो उपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन करते हैं? तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये फ्रेंच फैनन है। कौन है? तो फ्रेंच फैनन है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नोजिक के अनुसार राज्य का एकमात्र वैध कार्य क्या है? तो राज्य का एकमात्र वैध कार्य क्या है? तो चोरी, धोखाधड़ी और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना, दैट इज न्यूनतम राज्य। अगला प्रश्न है, वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 किस प्रारंभिक नारीवादी की रचना है? तो वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो रचना है ये मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का है। किसका है? तो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का है। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का संबंध किस विचारधारा से है जो लेखक की मृत्यु यानी डेथ ऑफ द ऑथर की बात करते हैं? तो यह जो संबंध है यह किसका है? रोला बार्थ से है। किससे है? तो रोला बार्थ से है। अगला प्रश्न है, द रोड टू सर्फडम पुस्तक में हैयक ने किस व्यवस्था की आलोचना की है? तो द रोड ऑफ सर्फडम में किस व्यवस्था की आलोचना की है? तो केंद्रीय नियोजन दैट इज सेंट्रल प्लानिंग और समाजवाद की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड बर्नस्टीन को किस प्रकार के समाजवाद का जनक माना जाता है? तो संशोधनवादी समाजवाद दैट इज रिविजनिस्ट सोशलिज्म या विकासवादी समाजवाद का जनक माना जाता है। किसको? तो एडवर्ड बर्नस्टीन को। अगला प्रश्न है, सोवरेन इज ही हु डिसाइड्स ऑन द एक्सेप्शन दैट इज संप्रभु वह है जो अपवाद पर निर्णय लेता है। संप्रभु वह है जो अपवाद पर निर्णय लेता है। यह कथन किस राजनीतिक धर्मशास्त्री का है? यह है कार्ल स्मिथ का है। किसका है? तो कार्ल स्मिथ का है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने अपने बाद के कार्यों में पॉलिटिकल लिबरलिज्म न्याय को सत्य के बजाय क्या माना है? तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म न्याय को सत्य के बजाय क्या माना है? तो राजनीतिक सहमति माना है दैट इज ओवरलैपिंग
कंसेंसस माना है। क्या माना है? तो ओवरलैपिंग कंसेंसस माना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास शब्द पहली बार किस रिपोर्ट में लोकप्रिय हुआ? तो सतत विकास शब्द जो है वो पहली बार किस रिपोर्ट में लोकप्रिय हुआ? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में पहली बार लोकप्रिय हुआ। अगला प्रश्न है, नॉलेज इज पावर ज्ञान ही शक्ति है, यह प्रसिद्ध युक्ति मूलतः किस विचारक की है जिसे बाद में फूको ने विस्तारित किया? यह है फ्रांसिस बेकन की है। किसकी है? तो फ्रांसिस बेकन की है। दोस्तों, आप लोग के लिए हमारे ऐप झार शिक्षा पे जेपीएससी जेट के लिए जो कोर्स है वो लाइव हो चुका है, जिसका जो अभी है रिपब्लिक डे ऑफ सेल पे ये आपको अभी 60% ऑफ पे मिल जाएगा। मात्र अभी आपको ये 999 का पड़ेगा, फिर इसका प्राइस जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग को ये 999 पे नहीं मिलेगा। तो जिसको भी लेना हो वो आप लोग जाके ऐप से इनरोल कर सकते हैं और वहां से जाके इसका ऑल पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा इसका हर सेट का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा और इसके साथ में आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ जिसको ओनली पीडीएफ चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, तो उन लोग के लिए इस पे अभी आपको 61% का डिस्काउंट है। वो अभी आप लोग इसे ले सकते हैं। ओनली पीडीएफ आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी चाहिए 499 पे अभी आपको ये मिल जाए। कितना? तो ओनली 499 पे मिल जाएगा। इस पे आपको 61% का डिस्काउंट है, याद रख लीजिएगा। ये सिर्फ रिपब्लिक डे सेल पर ही ये डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद इसमें भी प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जिसको भी लेना हो आप हमारे दिए गए नंबर 8271113645 पर कॉल कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।